गुड मॉर्निंग क्लास 8। ये आपका है हिस्ट्री का चैप्टर 1 वर्ल्ड ड्यूरिंग मॉडर्न एज। और इसमें इतना सारा पॉइंट्स पढ़ना है जिसमें कुछ पॉइंट हमने पहले के लेक्चर में बताया है। एक बार इसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसका क्या था? एन ओवरव्यू ऑफ द 18th सेंचुरी। सेकेंड पॉइंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। थर्ड पॉइंट रेनेसांस एंड इट्स इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Fifth point, invention of the 18th centuries. And next point, consequences of the Industrial Revolution. Next, American Revolution. Next, French Revolution. And next, growth of nationalism. And last, rise of socialist thought and Russian Revolution. इसमें से हम लोगों ने शायद फोर्थ पॉइंट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं क्या क्या भी हो सकता है। कोशिश करूंगा इस पूरे चैप्टर को आज इसी क्लिप में ख़त्म करने की। ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेंशन ऑफ द 18th सेंचुरीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में हमने पढ़ा कि वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में शुरू हुआ एंड लार्ज अमाउंट में कॉटन इंडिया से मंगाई जाने लगी इंग्लैंड। अब उसको स्पिन करने के लिए, उसको वीविंग करने के लिए, कपड़े बनाने के लिए मशीन्स की आवश्यकता थी। इसी चीज़ को देखते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल से रिलेटेड बहुत सारे मशीन्स का इन्वेंशन हुआ। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, फ्लाइंग शटल का के ने किया, स्पिनिंग जेनी का हारग्रीव्स ने किया, जो स्पिन को कॉटन को स्पिन करने में हेल्प किया बहुत तेज़ी से। पीछे पड़े थे वाटर फ्रेम को आर्कराइट, म्यूल को क्रॉम्पटन किया था। फिर एली व्हिटनी ने क्या किया? कॉटन गिन का निर्माण किया, जिससे क्या किया गया? कॉटन से सीड को अलग करने में फ़ायदा हुआ। पता है इसमें क्या हुआ कि हाथ से 300 गुना स्पीड इसमें काम होना शुरू हुआ। उसके बाद जेम्स वाट ने जब स्टीम इंजन की शुरुआत की तब जाकर के प्रोसेस बहुत बदलाव हुआ और इस स्टीम इंजन का इस्तेमाल हर मशीन में होने लगा। फिर कार्टराइट ने क्या किया? पावर लूम का इस्तेमाल किया, जिससे जेम्स वाट का इंजन चल सके, जेम्स वाट के इंजन पे चल सके। फिर 1814 में जॉर्ज स्टेफसन ने पहला लोकोमोटिव रॉकेट स्टीम इंजन का इस्तेमाल या इन्वेंशन किया। इस तरह से बहुत सारी बदलावें हुई। जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम सुधरा, क्योंकि जो रोड्स थे, कैनल सिस्टम थे, जो ट्रैवल था वो सस्ता हुआ और फास्ट हो गया। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मशीन बनने के ब्लास्ट फर्नेस के वजह से अच्छे मशीन बनना भी शुरू हो गया। एग्रीकल्चर में भी बदलाव आई। इस तरह से हर क्षेत्र में, खास करके ट्रेड में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आई। ट्रेड और फैक्ट्रीज़ में स्टीम, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब चीज़ें यूज होने लगी तो प्रोडक्शन गुड्स का ज़्यादा होने लगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देख रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव पड़ा। चलो देखते हैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके, इकोनॉमिकल फील्ड में, सोशल फील्ड में और पॉलिटिकल फील्ड में। इकोनॉमिकल फील्ड में हम क्या देख रहे हैं कि जो फ्यूडलिज्म था यूरोप में, सामंतवादी, उसका अंत हो गया, धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। फार्मर्स क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से लैंडलेस लेबर में कन्वर्ट होने लगे, उनको मजदूरी यानी रोज़गार कम होने लगा और वो मजबूर हो गए नए जॉब को ढूंढने के लिए और शहरों में जाने के लिए। तीसरा क्या इफेक्ट हुआ? कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा होने से, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से कुछ लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ गए। इस तरह से कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई। सोशल क्षेत्र में हम क्या देखते हैं कि 2 नए क्लास का इमरजेंस हुआ। एक क्लास था कैपिटल, जिसको हैव्स भी कहा जाता था, और दूसरा क्लास था वर्कर्स या बेज अर्नर्स, जिसे हैव नॉट्स भी कहा जाता था। पॉलिटिकल क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा कि पॉलिटिकल क्षेत्र में सबसे पहले सी वॉयजेज हुआ, मतलब समुद्री यात्रा में बढ़ोतरी हुई। वस्तु एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाने लगा और यूरोप के लोगों ने एशिया, अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका में अपना कॉलोनी बनाना शुरू किया, जिससे कॉलोनाइजेशन का जन्म हुआ था। कॉलोनाइजेशन क्या है वो आगे देखते हैं। तो आगे का टॉपिक देखें, इम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनलिज्म। तो इम्पेरियलिज्म को सबसे पहले समझे, शॉर्ट में लिख दिया गया है द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग मोर टेरिटरीज इन फॉरेन लैंड्स, यानी दूसरे देशों में जा कर के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को हड़प लेना,
इस तरह का जो एक्ट था उसे इम्पेरियलिज्म कहा जाता है। अब ये इम्पेरियलिज्म जो है ये इम्पेरियम वर्ड से निकला है, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, अब ये इम्पेरियलिज्म की शुरुआत कैसे हुआ, इसका कारण क्या था? तो यूरोप के अंदर जो कंट्रीज़ थी वो छोटी छोटी थी, वहाँ रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शंस के लिए होती थी उनके पास ज़्यादा उपलब्ध नहीं था, मार्केट भी छोटा था, इसलिए वो क्या किए, रॉ मटेरियल के डिमांड्स के लिए और बनी हुई प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने के लिए उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ में अपना विस्तार करना शुरू किया। इससे क्या हुआ, कॉलोनिज्म की शुरुआत हुई, लेकिन इसके साथ साथ ही क्या हुआ कि एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अपना हक भी जताने लगा, जो इम्पेरियलिज्म का रूप ले लिया। और इम्पेरियलिज्म में हम देखते हैं कि इम्पेरियलिज्म में एशिया सबसे पहले आगे आया, जिसमें एशिया पूरा डिवाइड हो गया ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, यूएसए और जापान जैसे देशों को बीच में। और लगभग 1914 आते आते पूरा का पूरा जो दुनिया था वो इम्पेरियलिज्म की चपेट में आ गया था। इसमें दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है, कॉलोनलिज्म। देख लेते हैं मीनिंग इसका। इट मीन्स व्हेन अ कंट्री लॉसेस इट इंडिपेंडेंस एंड इज रूल्ड बाय अनदर कंट्री, दैट इज द कंट्री इज कंट्रोल्ड पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बाय अनदर कंट्री। इसका मतलब क्या होता है कि एक कंट्री अपनी आज़ादी खो दे और दूसरे कंट्री के द्वारा शासन किया जाए। इसका मतलब क्या है कि वो कंट्री पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दूसरे कंट्री के द्वारा कंट्रोल किया जाए, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कॉलोनलिज्म। और कॉलोनलिज्म की शुरुआत सबसे पहले की थी पुर्तगाल ने, उसको देखा देखी हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन ने भी की। अब आपका टॉपिक है नेक्स्ट अमेरिकन रिवॉल्यूशन। चलो अमेरिकन रिवॉल्यूशन देखते हैं। 18th सेंचुरीज में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो अभी देख चुके थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे थे, फ्रांस और इंग्लैंड दूसरे कंट्रीज़ में अपना कॉलोनी स्थापित कर रहे थे। तो यहाँ एक कहानी है छोटी सी अमेरिका के बारे में। चलो अमेरिका का देखते हैं। अमेरिका जो था यहाँ पे यूरोपियन आके सेटल होने लगे और अमेरिका बट गया था 2-3 कंट्री में। जैसे यहाँ फिगर में दिख रहा है कि अमेरिका के नॉर्थ में फ्रांस अपना कब्जा कर लिया, स्पेशली कनाडा में। ईस्ट में ब्रिटिश, और जो सेंट्रल हिस्सा था अमेरिका का उसमें स्पेनिश अपना है कब्जा जमा चुके थे। और उस समय ये जो अमेरिका था वहाँ पे ये लोग रेड इंडियंस को लाते थे, ये थी यूरोपियंस, मतलब रेड इंडियंस मतलब अमेरिकन लोग ही होते थे नेटिव्स, लेकिन दूसरे जगह से लाते थे और अपने क्षेत्रों में सेटल करते थे। तो उस समय ये अमेरिका नहीं था बल्कि इसे 13 कॉलोनीज कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो यहाँ के लोगों पे शासन करती थी अपने तरीके से, और उनके बारे में, भलाई के बारे में कुछ नहीं सोचती थी। उस पर नए नए लॉ लागू करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती थी, जिसके वजह से जो सेटलर्स थे इनके विरोध में, यानी इन लोगों के विरोध में वहाँ के लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। और इनको लगता था, यानी वहाँ के लोगों को, अमेरिकन को लगता था कि यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होना चाहिए जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। इसके लिए उन्होंने स्लोगन भी एक दिया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी जब तक हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा तब तक हम टैक्स पेड नहीं करेंगे। और इसमें एक बहुत ही कुछ कैरेक्टर थे जिन्होंने इन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, जैसे थॉमस पेन, वोल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू। ये सब ऐसे राइटर्स थे जिन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में बहुत सारे किताबें लिखी, और इन किताबों से ये लोग अवेयर हो रहे थे। इनको लगने लगा था कि हमारे राइट्स को क्या किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है। और इसमें सबसे पहली घटना हुई बोस्टन टी पार्टी का। इसमें हुआ क्या कि कुछ कॉलोनिस्ट यानी कुछ अमेरिकन ने अपने आप को अंग्रेज के रूप में अपना वेश बदल लिया, और बोस्टन हार्बर में एक शिप आई थी, उसमें सब लोग प्रवेश कर गए, और जितने भी उस शिप में टी का जितना भी बॉक्स था उन सब को समुद्र में फेंक दिया। तो इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे झगड़े हुए दोनों के बीच में, अंग्रेज के बीच में और वहाँ कॉलोनिस्ट के बीच में। फाइनली 4 जुलाई 1776 को जो 13 कॉलोनी थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया। और इंडिपेंडेंट घोषित किया तो इंडिपेंडेंस का श्रेय जाता है उस समय थॉमस जेफरसन को।
इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश किया रिवॉल्यूशन के दबाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और ये एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इमर्ज हुआ और अपना नाम रखा, यानी 13 कॉलोनी से नाम बदल के रखी गई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना जो पूरी दुनिया के लिए नई थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन का नाम पड़ा बिल ऑफ राइट्स, जिसने वहाँ के लोगों को बहुत सारे राइट्स दिए। और इस तरह पूरे इवेंट को कहा गया अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब भी 3 पॉइंट रह गया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इन तीनों पॉइंट को अब नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे, इसमें पूरा नहीं हो पाया। इस पेज में जो आपको दिख रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट, इसमें से आपको कौन कौन बनेगा। सबसे पहले बनेगा हाउ वाज द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी। दूसरा हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट। तीसरा व्हाट इज नेशनलिज्म, ये नहीं बनेगा, इसको छोड़िए। हु वाज लेनिन नहीं बनेगा। एंड 1, 2 और 5 व्हाट इज इम्पेरियलिज्म। ये 3 क्वेश्चंस आप बनाइए, बस इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकेगा। अब अगले क्लिप में देखेंगे आगे के टॉपिक। धन्यवाद।